ईसोफेगो गैस्ट्रिक कैंसर्स कश्मीर में अराउंड 20-30 या मे बी ज्यादा 40% ऑफ ट्यूमर बर्डन है स्टोमक का। J&K में हम सॉल्ट टी बहुत पीते थे, चम्मच चम्मच, सवेरे 2 प्याले, शाम को 2 प्याले, दिन को भी सॉल्ट टी। तो सॉल्ट इज वन इंक्रिमिनेटिंग फैक्टर फॉर कैंसर स्टोमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वितस्ता हेराल्ड पावर्ड बाय TRN और मैं हूं किंग सिबार्ती। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक हेल्थ सीरीज पे काफ़ी सारे एपिसोड्स आपके सामने लाए हैं, जिसमें हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स की राय और डिफरेंट एक्सपर्ट्स के जो व्यूज़ हैं आपके सामने रखते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप भट्ट, MS FMAS, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और जनरल सर्जरी के बहुत ही एक्सपर्ट हैं। इन्होंने मेदांता से और गैलेक्सी केयर पुणे से ट्रेनिंग ली है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत इससे मैं करना चाहूँगा कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए कि जम्मू जैसे शहर में क्या ये बहुत प्रेवलेंट है या अभी लोगों में अवेयरनेस कितनी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, जब हम GI सर्जरी की बात करते हैं, GI कैंसर्स की बात करते हैं, उसमें हम बहुत सारे कैंसर्स आएंगे जैसे पेट के, बट हम इसको लिमिट करेंगे टुवर्ड्स जैसे G एंड I, G फॉर गैस्ट्रो एंड I फॉर इंटेस्टीन्स। सो हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल तक इसको लिमिट करेंगे, जिसमें प्रिडोमिनेटली स्टोमक और कोलोरेक्टल कैंसर्स ही आते हैं। ये ओवरऑल प्रेवलेंट है, वर्ल्ड में भी है और कंट्री में भी है, ओवरऑल इंडिया में। और हमारे संभाग में जैसे J&K पूरा ही हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में भी इनकी ये थोड़ा कॉमन कैंसर्स हैं। सो इनिशियली हम क्या देखते थे, जब हम यहाँ पहले आए तो यहाँ पर इतना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स नहीं था, कश्मीर में, श्रीनगर में ज़्यादा था। तो अभी धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 30 साल में, 35 साल में हम देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ भी स्टोमक और कोलोरेक्टल कैंसर्स की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके डिफरेंट वजूहात हैं, वो हम धीरे धीरे उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा है। यहाँ पर ओवरऑल नॉर्थ इंडिया में हमारे पास गॉल ब्लैडर कैंसर्स या यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स ज़्यादा होते थे, मगर जो हमने देखा पिछले 30-35 साल में, यहाँ जम्मू संभाग में भी जो गैस्ट्रिक या क्रोनिक कैंसर्स हैं, इनकी जो परसेंटेज है थोड़ी बड़ी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके क्या वजूहात है हम बात कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एक स्पेशल GI लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को एस्टेब्लिश किया है जम्मू में। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है या इसके बढ़ने के क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं। एक तो जो आपने खुद ही कहा कि अवेयरनेस की कमी है, बिकॉज अभी हम पूरी तरह से एक डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है। इवन जो हम पढ़े लिखे लोग भी हैं, आप देखेंगे भारती साहब, कभी हम भी छोटी मोटी जो आहटे होते हैं या दस्तकें होती हैं, जिसको हम साइंस एंड सिम्टम बोलते हैं, कभी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, इवन एजुकेटेड क्लास भी। तो वो एक बड़ा कॉमन चीज़ है कि हम कभी कभी छोटी मोटी सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हम डेली रूटीन में बात करते हैं कि जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ा है या डाइटरी जो हैबिट्स हमारे ख़राब हुए हैं। पहले हमारा डाइटरी पैटर्न कुछ होता था, बेटर होता था शायद, अब धीरे धीरे हम जंक, फाइबर डाइट कम और जंक वाले डाइट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें ऊपर जो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स जो धीरे धीरे, जो हम पोल्यूशन कहें या डाइट, कौन सा हम खाते हैं, वो कैसे आता है, हम कहाँ से लेते हैं, हम कैसे खाते हैं, वो चीज़ें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ओवरऑल हमारे जो इनहेरेंट फैक्टर्स हैं, वो धीरे धीरे ये सब क्यूमुलेटिव एक फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट है, डाइट है, और एक पर्सन का अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वो कितना एक्टिव है, वो क्या खाता पीता है, उसका बिहेवियर कैसा, ये सब चीज़ें मिला के एक कॉमन एक बन जाता है रीज़न कि जिसकी वजह से ये कैंसर्स बढ़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी एसिडिटी को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? कैन एसिडिटी लीड टू कैंसर समटाइम? देखिए, एसिडिटी हम कॉमनली हम क्या कहते हैं कि वी विल बी फोकसिंग नाउ ऑन, हम स्टोमक पे आएंगे अभी। जैसे एसिडिटी को हमें म्यादे में यहाँ पर ऊपर दर्द होता है, कभी यहाँ पे हम बोलते हैं यार जलन हो रही है तो एसिडिटी है। तो वो यूजुअली मैं कहूँगा कि 90% ऑफ टाइम वो एसिडिटी ही होता है। मगर इस चीज़ को इवेलुएट करना, इसको देखना कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, दवाई कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना कि ये एसिडिटी है, कोई और चीज़ तो नहीं है।
या मैं क्या डाइट ले रहा हूँ, या मैं क्या मेडिसिन ले रहा हूँ, वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं सही ले रहा हूँ कि नहीं, और जो मैंने मन में डिसाइड किया कि ये एसिडिटी है, क्या ये वाकई में एसिडिटी है, तो उसके लिए एक अच्छे से फिजिशियन का, अच्छे से सर्जन का कंसल्टेशन लेना, अगर जरूरत लगे उस फिजिशियन को या सर्जन को इन्वेस्टिगेट करना, डिफरेंट, हमें पता है आजकल एंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड जो भी है वो हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, 90% चांसेस है या इवन मोर देन दैट कि ये एसिडिटी ही होगा। पर अगर कभी कभी हम इसको नजरअंदाज करें, हम इसको सीरियसली ना लें, तो कभी कभी रियरली ये कुछ और भी हो सकता है, जैसे कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो उसके लिए इसको कंसल्टेशन और इवैल्यूएशन, किसी भी फैक्टर को मैं ये कहूंगा लाइटली नहीं लेना है, मगर एट द सेम टाइम ये नहीं सोचना कि ये तो कैंसर हो गया। कैंसर तो होगा नहीं, हमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। तो इवैल्यूएशन करना, थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखना, फिजिशियन को दिखाना, मोस्टली आपको एसिडिटी ही होगी, बट यू नीड टू कंसल्ट एंड यू नीड टू इवैल्यूएट, दैट्स माय पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जैसे नॉर्मल कभी कभार एसिडिटी होती है लोगों को, वो तो एक जनरल हो सकती है, लेकिन अगर रेगुलर एसिडिटी रहे तो उसको हमें एक फिजिशियन के पास, एक एक्सपर्ट के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, कंसल्ट, उसमें अगर हम इस पॉइंट पर भी आएंगे कि एसिडिटी अगर है तो और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो ये एसिडिटी ना होके, भगवान न करे कोई ट्यूमर है, वो कैसे रूल आउट करेंगे। उसमें ये होता है कि जब गॉड फॉरबिड अगर किसी को बहुत देर से एसिडिटी हो रही है, बार बार ब्लोटिंग हो रही है, बार बार उसको दर्द हो रहा है, या उसका एपेटाइट थोड़ा कम हो रहा है, या उसको फीलिंग ऑफ अनवेलनेस है, उसको ऐसा लग रहा है यार कुछ तो ठीक नहीं है, या उसको एपेटाइट थोड़ा कम हो गया है, या उसका थोड़ा वेट लॉस की तरफ जा रहा है, एपेटाइट कम हो रहा है, फीलिंग ऑफ अनवेलनेस है, कुछ ठीक नहीं है, या थोड़ा सा ज्यादा जो सिम्टम्स थे वो बढ़ गए हैं, उसको कभी कभी नौशिया हो रहा है, कभी वॉमिट हो रहा है, तो अगर ये सब मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स हैं तो हो सकता है ये मैलिग्नेंसी हो। तभी भी मैं कह रहा हूं 90% केसेस में नहीं होगा, लेकिन अगर ये चीजें हैं, फीलिंग ऑफ अनवेलनेस, ब्लोटिंग, म्यादे पे कोई डिस्कम्फर्ट होना, या मन खाने का मन न करना, या थोड़ा वेट लॉस होना, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मगर ये चीज ध्यान में रखना, मद्देनजर रखना कि ये एडवांस मैलिग्नेंसी के भी फीचर्स हो सकते हैं, नॉट डेफिनेटली, पर ये उसके फीचर्स। तो इसलिए शुरुआत में ही ये सब चीजों को मद्देनजर, एक वाइजली, एक इंटेलिजेंटली वाइजली इन सब चीजों को देखना, एसरटेन करना है। अगर आपको भूख अच्छी लग रही है, अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो, अगर आप चल फिर रहे हो, अगर आपका वेट ठीक है, तो 90% से ज्यादा चांसेस है कि आपको मैलिग्नेंसी नहीं है। मगर अगर वो सब मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर जो मैंने एक वो है, तो आपको इवैल्यूएशन की जरूरत है। तो एक हम यहाँ पर दर्शकों के लिए कह सकते हैं कि आपको हर चीज में एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो इस वक्त आपको सजेशन दे रहे हैं वो सिर्फ आपको एक अवेयरनेस के लिए दे रहे हैं कि आप इसमें अवेयर रहे, और जब आपका कोई बहुत चीज बढ़ जाए तो बेटर है कि कंसल्ट करें, इंस्टेड ऑफ कि आप खुद सोच बैठे कि पता नहीं क्या हो गया। दूसरा सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल एक समाज में जो सोशल मीडिया है, जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्यादा कहते हैं, उसके बाद अभी आजकल चैट जीपीटी वगैरह आया, गूगल देवता, तो गूगल देवता तो अब थोड़े पीछे चले गए, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी देवता ज्यादा आ गए। तो ये जो ये सेल्फ मेडिकेशन है, ये कहाँ तक ठीक है, और क्या इस पे हम डिपेंड कर सकते हैं कि कुछ छोटी मोटी चीजों पे? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन का इतना ही फायदा है, अगर आपको जब सपोज जलन हो रही है, आपने डाइजिन पी लिया या एंटासिड कोई खाया, पेंटाप्रोजोल, तो आपको मोमेंटरीली रिलीफ मिल गया, दैट इज फाइन। उस वक्त आप वो लेवल तक सेल्फ मेडिकेशन ठीक है। अगर आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं है फॉर अ फिजिशियन और अ डॉक्टर, तो आपको क्या करोगे, आप थोड़ा एंटासिड लोगे, जो हम करते हैं घर में, दैट इज फाइन। बट इफ इट इज, अगर ये परसिस्टेंट है, बार बार हो रहा है, तो आपको दिक्कत बार बार हो रही है, देन इट्स नॉट फाइन। वंस इन अ वाइल फिजिशियन के पास जाने में कोई हानि नहीं है। अगर सपोज कोई सोचता है कि अब मैं फिजिशियन के पास जाऊंगा, वो अल्ट्रासाउंड लिखेगा, ब्लड टेस्ट लिखेगा, एंडोस्कोपी लिखेगा, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं परेशान, तो उसके लिए जीएमसी है, सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त मिलता है। ठीक है, आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा, आपको थोड़ा डेट मिलेगा, मगर मुफ्त होगा। आज गवर्नमेंट की, मोदी जी की दया से आयुष्मान है, सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं। बड़े बड़े प्रोसीजर्स जो लैक्स ऑफ रुपीज में बाहर होते हैं, वो एब्सोल्युटली, वो सारे गैजेट्स हैं, सब कुछ फ्री में होता है। बट थोड़ा सा आपको अगर टेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत, लाइन में रहना है, टेस्ट कलेक्ट करना है, या एंडोस्कोपी की हो सकता है आपको 5, 7, 10 दिन की डेट मिले, उतना ही कष्ट है। अगर आप उतना भी कष्ट अपने लिए, ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो एफोर्डेबिलिटी का इशू, अगर वो 10 दिन का कष्ट भी नहीं अपने लिए लेगा तो फिर क्या फायदा, वो उतना तो करना पड़ेगा। तो इसलिए करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, कंसल्टेशन
ले लेना लेनी चाहिए, दैट्स माय पॉइंट। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप जीएमसी और- आपके पास है, हाँ, थोड़ा सा जीएमसी है आपके पास, और भी बड़े सारे जगह है जहाँ पे शायद आयुष्मान चलता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं विदाउट पैनिक। एंडोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल है या अल्ट्रासाउंड, आप आराम से जा सकते हैं। या एक उस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिशियन को भी दिखाना इसलिए या सर्जन को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि अब हम 15-20 साल सभी लोग, हम नॉट मी, हम सारे लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कोई सिम्टम हो सकता है इसका लक्षण ना हो। इसका लक्षण सपोज पेन एपिगैस्ट्रम बार बार हो रही है, हमने मन बना लिया कि भाई ये एसिडिटी है, बना लिया ना हमने मन, लेकिन जब सर्जन या फिजिशियन कुरेदता है, अच्छा कहां पर, यहाँ तो नहीं, अच्छा इधर ही होती है, अच्छा कभी आपको लेफ्ट साइड तो नहीं पेन होती है चेस्ट पे, हाँ सर कभी कभी, शोल्डर तो नहीं बना, तो इट मे बी अंडरलाइंग सम कार्डियक, मतलब रेयरिस्ट ऑफ रेयर। सो फिजिशियन को दिखाने का ये मतलब है कि अगर हम पेन एपिगैस्ट्रम को, यहाँ टूनी में दर्द है म्यादे के पास, हमने मान लिया गैस्ट्राइटिस है, तो हो सकता है अंडरलाइंग कोई और प्रॉब्लम हो, तो वो चीज भी हम एंडोस्कोपी के पीछे पड़ जाएंगे, पता लगा वहां पे कुछ और प्रॉब्लम है। सो दैट थिंग हैज टू बी इवैल्यूएटेड प्रॉपर्ली। सो वो इंपॉर्टेंट है वो चीज देखना कि कोई और चीज वो फिजिशियन देख सकता है, एक अच्छा फिजिशियन वो देख सकता है। जीआई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और जीआई जनरल सर्जरी में क्या अंतर है, मतलब हाँ, कितना, क्या ये पैसे का कितना अंतर है? एक मैं आपका एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा कि कॉन्शियस रहना और केयरफुल रहना इतना जरूरी है, बिकॉज आजकल इलाज है हमारे पास। सपोज भगवान न करे गैस्ट्रिक मेलिनेंसी हो भी गई, तो इसका इलाज है, इट इज ट्रीटेबल, यहाँ पर भी ट्रीटेबल है, बाहर भी ट्रीटेबल है, अच्छे अच्छे सेंटर्स है, यहाँ भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये ट्रीटेबल है, इसलिए इसको करना, इसको इवैल्यूएट करना जरूरी है। और कुछ कुछ जैसे कुछ, अब एक चीज में अगर भारती जी, मैं अभी हम स्टॉमक पे बात कर रहे हैं, तो सपोज हम अब आप, ये इंपॉर्टेंट है कि रिस्क क्या फैक्टर्स है समाज में जिसकी वजह से ये ट्यूमर्स बढ़ रहे हैं। जैसे हम स्टॉमक की बात करेंगे, स्टॉमक में इंपॉर्टेंट है, देखो हम कश्मीर से हैं, J&K, कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, वहां पे स्टॉमक का कैंसर बहुत होता है, अभी भी होता है। ईसोफेगो गैस्ट्रिक कैंसर्स कश्मीर में अराउंड 20-30 या मे बी ज्यादा 40% ऑफ ट्यूमर बर्डन है स्टॉमक का J&K में। और आपने देखा होगा कश्मीरी पंडित्स में भी स्टॉमक कैंसर बड़ा कॉमन है, क्यों? क्योंकि हम कश्मीर से आए हैं। अब इसका क्या रीजन है, मैं रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, इसका रीजन ये है कि स्टॉमक का एक रिस्क फैक्टर होता है सॉल्ट, टी। तो कश्मीर में लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट टी पीते हैं। अब मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप सॉल्ट टी कल से बंद कर देंगे क्योंकि डॉक्टर संदीप भट्ट ने बोला सॉल्ट टी नहीं पीनी है, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि टू मच ऑफ, कश्मीर में क्यों इतना ज्यादा ट्यूमर्स है ये उन पंडित्स में, बिकॉज हम सॉल्ट टी बहुत पीते थे, तिमस चमास, सवेरे 2 प्याले, शाम को 2 प्याले, दिन को भी सॉल्ट टी। तो सॉल्ट इज वन इंक्रिमिनेटिंग फैक्टर फॉर कैंसर स्टॉमक विच इज फाउंड इन आवर स्टेट, हमारे स्टेट का डाइटरी पैटर्न। दूसरा होता है अगर हम स्मोक्ड फूड खाते हैं, है ना, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उससे क्या होता है, जैसे हम नाइट्रोजन कंपाउंड ज्यादा रहते हैं, उससे एन नाइट्रोसोअमीन्स बनते हैं स्टॉमक में, एसिडिटी में, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। अगर हम पिकल्ड फूड लेते हैं, सन ड्राइड पिकल्स लेते हैं, पिकल्ड ज्यादा स्मोक्ड फूड लेते हैं, दे क्रिएट एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स इन द स्टॉमक व्हिच कैन कॉज कैंसर। सो सॉल्ट and pickled smoked foods, and if there is some genetic, वैसे स्टॉमक में बहुत कम होता है, सिर्फ 2-3% ही होते हैं, बाकी स्पोरेडिक ही होते हैं। दूसरा रीजन होता है अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, उससे भी हो सकता है, स्मोक्ड फूड लेते हो, आप सॉल्ट ज्यादा लेते हो, या आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, जैसे रबर इंडस्ट्री, एस्बेस्टस इंडस्ट्री में है, रबर इंडस्ट्री में, कोल माइनर्स में, जहां पोल्यूशन ज्यादा है, अगर आप देखोगे वहां पर हमारे मिजोरम में बहुत ज्यादा स्टॉमक कैंसर है, क्योंकि वो वहां पर उनकी इंडस्ट्री, जहां पर वो टबैको इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा स्मोक पैदा होता है वहां, तो दे इनहेरिट, तो वहां पर लगभग मेल्स में 40 पर लाख की इंसिडेंस है, जो कि बहुत ज्यादा होती है स्टॉमक। तो ये एक रिस्क। उसके बाद डाइटरी पैटर्न में अगर हम ज्यादा जंक, ज्यादा फैट लेते हैं, लेस ऑफ विटामिन सी, ए, ई, कैरोटीन्स, अगर ये हम कम लेते हैं, ये बचाते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं। अगर ये हम कम लेंगे, जंक ज्यादा लेंगे, स्मोक ज्यादा करेंगे, स्मोक फूड बहुत ज्यादा खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा सॉल्टी करेंगे, दैट डजंट मीन कि अब कश्मीर में कोई सुनेगा बोलेगा मैं कल से सॉल्टी नहीं पीऊंगा। मेरे कहने का मतलब है लिमिट में पी सकते हैं। तो ये चीजें हैं रिस्क फैक्टर समाज में, और उसको पिकअप कैसे करना है? पिकअप करना है, कॉशियस रहना है, केयरफुल रहना है, सिम्टम्स को एसरटेन करना है। जैसे मैंने बोला, अगर आपका विगर अच्छा है, वाइटलिटी अच्छी है, आप खा पी रहे हो, आपका एपेटाइट अच्छा है, थोड़ी पेन है तो मोस्ट लाइकली आपको सी स्टोमक नहीं। मगर अगर आपका फीलिंग ऑफ अनवेलनेस है, डिस्कंफर्ट है, ब्लोटिंग है, थोड़ा नॉशिया है, थोड़ा वॉमिट है, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सिम्टम्स हैं। मगर वहां तक पहुंचना नहीं है, उससे पहले ही हमने
जब नॉर्मल सिम्टम हो तभी थोड़ा उसको अवेयरनेस करके treat करना। इसको रोकना, बिकॉज हम इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट हम यहाँ कर सकते हैं। एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो सॉल्ट टी की। अब अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, खासतौर से कश्मीर की अगर मैं बात करूं या कश्मीरी पंडित्स की बात करूं, तो उनमें अक्सर होता है कि अगर थोड़ा सा ब्लोटिंग हो, शीर चाय का पची जैसे 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 हम शादी में गए, उसके बाद आके हम नमक के नमक टी पीते हैं, बोलते हैं ये डाइजेस्ट है। डाइजेस्ट ये आपने कहाँ तक ये सही नहीं, ये है? ठीक है। मैंने बोला आपको, जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि संदीप भट्ट ने बोला कि भाई सॉल्टी बनना, मैं वो नहीं कह रहा But हूँ। limit. इवन मैं भी जब मैं कभी फीस्ट डिनर पे जाऊं, लंच पे जाऊं, मेरा भी मन करता है मैं घर आके, इनफैक्ट सारे लोग, मोस्ट ऑफ हाँ, अस yes. जब घर आते हैं लंच के बाद तो हम सॉल्टी लेते हैं, दैट इज सुच फाइन, दैट इज ओके। ओकेजनल टेकिंग, डेली भी अगर एक आधा कप लेंगे दैट इज फाइन, पर अगर हम सवेरे 2, शाम को 2, दिन को, दैट इज नॉट फाइन। Excess of everything is bad. Particularly salt, it is documented now. If you go, it is documented in our place. ये documented है कि भाई कश्मीर या J&K में या कश्मीर में particularly क्यों ये ज्यादा हो रहा है. This is one of the intimating factors. They have also probably changed now their pattern of eating and diet. So overall diet, environment, ये सब चीजें, हम क्या खाते हैं, हम कितना, और exercise. We need to avoid junk, obesity कम करना है और एक्सरसाइज ज्यादा करना है और खाने पे ध्यान देना है, तो मोस्ट लाइकली हम सब चीजों से बचे रहेंगे और कोई भी रिस्क फैक्टर है उस पर ध्यान देना है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो हम स्किप कर गए कि जीआई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और जीआई जनरल सर्जरी में फर्क क्या है और क्या ये मॉनेटरली मतलब इसमें कुछ फायदा बेनिफिट्स है? सो आपके सवाल के 2 पार्ट है, एक है कि इसमें फर्क क्या है, दूसरा है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट। देखिए फर्क ये है कि इट इज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है ये गेम चेंजर है। आप मुझे बताइए, पहले हम गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते थे, इतना बड़ा कट लगता था, है ना, इतना बड़ा, फिर हम उसको सीते थे लेयर्स में, पहले एक धागा लिया, पहले अंदर पेरिटोनियम सिया, बॉडी के 3-4 लेयर्स होते हैं, हम सीधे नहीं कट मार के अंदर पहुंचते, पहले फिर मसल सिया, फिर स्किन किया, फिर टांके, फिर वुंड इन्फेक्शन, फिर कभी पस पड़ गई। अब लेप्रो में क्या है कि हम क्या करते हैं, हम थोड़े से छोटे सुराख करते हैं, उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड या कोई गैस, उससे क्या हो जाता है, जैसे बलून है, जब बलून हम फुलाते हैं, बलून इतनी सी होती है, जब फुलाते हैं वो ऐसे हो जाता है, वैसे हमारा पेट जो है फुल स्ट्रेच होता है। जब पेट बलून की तरह फूल गया तो इंटेस्टाइन्स और पेट के बीच में स्पेस बन गया, तो वही स्पेस हम इंस्ट्रूमेंट्स डाल के यूटिलाइज करते हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग चेंज करते हैं। जैसे आप बोलोगे यार अगर पेशेंट तब भी लेटा, यहाँ तो इंटेस्टाइन होगा ना गॉल ब्लैडर के साथ, तो आप कैसे निकालोगे, वहां तो इंटेस्टाइन बीच में आएगा, लेकिन हम पेशेंट को थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं, तो सारी इंटेस्टाइन नीचे हैंग करती है, वो वाला एरिया हम पोजीशन चेंज, वो वाला एरिया फ्री होता है, हम इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाल के, पोर्ट्स या इंस्ट्रूमेंट्स छोटे छोटे करके हम आराम से सर्जरी, वी हैव नाउ गैजेट्स, थैंक्स टू इंग्लिश पीपल जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, वी हैव गैजेट्स, तो बहुत पेन कम होती है और प्रोसीजर अच्छा होता है, विजन बहुत बढ़िया होता है, आप नॉर्मल आंखों से देखते हो, मैग्नीफाइड विजन से देखते हो, और हम वही विजन आगे स्क्रीन पे बड़ा दिखता है। अच्छा, ओपन में हम कट मारते हैं, फिर हम हाथ डालते हैं, फिर हाथ से हम ऐसे रिट्रैक्ट करते हैं, फिर 4 हाथ होते हैं अंदर, यहाँ पर अंदर हाथ कोई होता नहीं है, इतने फाइन टिप्ड 2-4 मिलीमीटर का डायमीटर के इंस्ट्रूमेंट्स अंदर होते हैं। आप बताओ जहां पे 2 या 3 हाथ अंदर हैं इतना, और हमने रिट्रैक्टर से इंटेस्टाइन को पूरा पेट को ऐसे खींचा हुआ ताकि हमें दिखे। ऑन द कॉन्ट्ररी लेप्रो में सिर्फ छोटे छोटे सुराखों में इंस्ट्रूमेंट से होता है, तो ना कोई कटिंग होती है, ना कोई पेन होती है, वुंड इन्फेक्शन के चांसेस कम है, पेशेंट जल्दी मूव करता है, पेशेंट एम्बुलेट, इन द लॉन्ग रन तो सस्ता ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी छुट्टी जल्दी होती है, आप खाना जल्दी खाते हो, आप मुंह जल्दी करते हो, आपको पेन कम होती है, आप डिस्चार्ज जल्दी होती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, है ना। तो ये सब चीजें, लेप्रोस्कोपी हैज बीन अ गेम चेंजर। पहले ये सिर्फ हम ये गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स तक महदूद था, पर आजकल हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हर एक, जैसे हम बात कर रहे हैं कैंसर की, स्टोमक कैंसर हो या कोलोनिक कैंसर हो या किडनी कैंसर हो या और भी तरह के मोस्ट ऑफ द कैंसर जहां पर एक्सपर्टीज है, हम लेप्रोस्कोपी से कर रहे हैं। जहां मोस्टली अगर कभी हमें दिक्कत आए, जैसे ट्यूमर बड़ा है या चिपका हुआ है, तब हम ओपन करते हैं, पर मोस्टली हम आजकल गैस्ट्रिक कैंसर्स, कोलोनिक कैंसर्स, रेक्टल कैंसर्स हम मोस्टली लेप्रो से करते हैं, अनलेस हमें कोई दिक्कत, और हमें दिखता अच्छा है, हमारी सर्जरी बेटर होती है, हम स्ट्रक्चर्स को बेटर देख पाते हैं, क्योंकि जब हम हाथ डालते हैं अंदर दिखता नहीं, जब हम वही चीज जब हम कैमरा पे देखते हैं बड़ा बड़ा मैग्नीफाई करके, तो अगर छोटी सी आर्टरी है वो हमें बड़ी दिखती है, तो हम कॉशियस है यार यहाँ पे आर्टरी, इसको साइड पे करो, तो बड़ा गेम चेंजर है लेप्रोस्कोपी। अब फाइनेंसेस डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा है अगर हम कैंसर एडवांस लेप्रोस्कोपी की बात करें, जैसे कैंसर स्टोमक कैंसर, कोलन कैंसर, रेक्टम,
फाइनेंसिस तो बर्डन थोड़ा ओपन से तो ज्यादा है ही है, नो डाउट 30-40% या उससे भी ज्यादा हो सकता है, मगर एज आई टोल्ड यू, ओवरऑल अगर एज आई compare टोल्ड करें यू, तो ओवरऑल पेशेंट को बेनिफिट होता है। और अगर पैसे का इश्यू है तो मैंने बोला यहाँ पर सरकारी अस्पताल में भी वही ऑपरेशन होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट यह है कि पेशेंट को थोड़ा दिक्कत होती है, पेशेंट में ट्रस्ट डेफिसिट है, पेशेंट को थोड़ा अच्छा शायद रश थोड़ा ज्यादा होता है, नेचुरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे आते हैं, रश ज्यादा होता है, प्राइवेट रूम नहीं मिल पाता, वो सब चीजें थोड़ी दिक्कत है, मगर जो क्वालिटी ऑफ काम है वो सेम है। तो अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, ही इज मोस्ट वेलकम इन जीएमसीज, ऑल यूनिट्स आर डूइंग ग्रेट जॉब। और जीएमसी में भी आपका लेप्रोस्कोपी हाँ, ही बहुत होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस यस, इसमें कोई ना ना ना, दिक्कत बहुत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। एक चीज मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जम्मू में या जे.एंड.के में जो कैंसर किस टाइप के, मतलब किस में ज्यादा पाया जाता है? कोलोन है या I will tell रेक्टम you, है हाँ, या मैं आपको बताता गाल हूँ। ब्लैडर हाँ, है, हाँ, एसोफेगस है? क्योंकि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स पे हमने थोड़ा मत, बट ओवरऑल मैंने जैसे आपको बताया, श्रीनगर में अगर आप देखोगे कश्मीर डिवीजन में इसोफेगो गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसीज और कोलोरेक्टल ज्यादा है। वही हम क्योंकि हम वहां रहे हैं 100 साल 200 साल से, हमारे में भी वही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने भी वही जेनेटिक चेंजेस या म्यूटेशंस इनहेरिट की है या एक्यूमुलेट की है, तो हम में भी इसोफेगो गैस्ट्रिक और कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसीज ज्यादा है। जम्मू संभाग में, जैसे मैंने पहले शुरू में बोला, जम्मू संभाग में यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स हम बहुत देखते हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर्स ओवरऑल नॉर्थ इंडिया में, गॉल स्टोन जो गॉल स्टोन जहां जो हम निकालते हैं ना, गॉल ब्लैडर निकालते हैं गॉल स्टोन का, गॉल ब्लैडर कैंसर जम्मू संभाग में, नॉर्थ इंडिया में ओवरऑल एंड जम्मू में भी बहुत ज्यादा है गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यहां पर भी मैं जैसे मैं कह रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 35 ईयर्स, क्योंकि शायद अकल्चरेशन हुई और डाइटरी पैटर्न्स चेंज हुए हैं, पहले शायद यहाँ वेज बहुत ज्यादा होता है, अब शायद नॉन वेज काफी बढ़ गया है, तो यहाँ पर भी हम शायद, आई एम नॉट श्योर, तो यहाँ पर भी कोलोरेक्टल और गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसीज की फ्रीक्वेंसी पहले के मुताबिक बढ़ गई है। आपने जम्मू के संभाग की बात की कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ज़्यादा यूरिनरी ब्लैडर या गाल ब्लैडर का ज़्यादा देखा जाता है, उसका कोई रीज़न मेन, मतलब कि जैसे आपने कश्मीर का तो बता दिया। रीजन तो नॉर्थ इंडिया में ओवरऑल ही जो है डाइट, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें हम अगर वो डेवलप करेंगे तो हम एक और डोमेन की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर इज टोटली डिफरेंट डोमेन एंड गॉल ब्लैडर जो है वो डिफरेंट डोमेन है, उनके अपने अपने रिस्क फैक्टर्स है। जैसे मैंने स्टोमक के लिए आपको बताया, वैसे ही गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर स्टोन अगर बहुत देर से नेग्लेक्ट किया हो, या कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो, या फैमिली हिस्ट्री हो, या लिवर फ्लूक कोई इन्फेक्ट करता है, वो सब चीजें 3-4 चीजें फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि हम एंडेमिक बेल्ट है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, बहुत ज्यादा स्टोन है, तो वो भी एक कॉमन कारण है। बट ऐसा नहीं है कि हर, अगेन डोंट ट्राई टू मिसअंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि हर गॉल ब्लैडर कैंसर स्टोन में कैंसर होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ 0.3% में ही होगा, बट वो एक फैक्टर है। अगर साइज ऑफ स्टोन बहुत बड़ा है तो हो सकता है 100 में से या 200-300 में से एक को हो जाए, 200-300 में से एक को बहुत कम है, इसलिए जिसको गॉल स्टोन है वो घबराए ना कि मुझे कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टोन बहुत बड़ा है और बहुत देर से रखा हुआ है तो 300 में से 200 में से एक आधे को हो सकता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो दैट्स डॉक्टर साहब, लास्ट में जाते जाते अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जनरल मैसेज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को ठीक रखें? हाँ, जनरल मैसेज एक आपकी तरफ से। जनरल मैसेज में मेरे ये कहने का मतलब है कि हमें, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि छोटी छोटी सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल हमने कोलॉनिक का डिस्कस नहीं किया, मैं कोलॉन के बारे में, जैसे हम आता है मेरे पास पेशेंट आता है, सर मेरे को ब्लीडिंग हो गया लैट्रिन के साथ, तो अब मेरे को ये ट्यूमर हो गया, तो परेशान, वो क्या बनेगा। तो मैं फिर जब उनको आता हूँ, जैसे मैं उनको बोलता हूँ यार ऐसा नहीं है कि आपको लैट्रिन के साथ ब्लीडिंग हुई तो ये ट्यूमर ही हो सकता है, इट कैन, जैसे कॉमनली हेमोराइड भी हो सकता है, पाइल्स, फिशर्स हो सकते हैं, है ना। जब आपको पेन होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो फिशर होगा। जब आपको पेनलेस ब्लीडिंग होती है, आप पॉटी में जाती हो, ट्रिकल सा ब्लीड आता है पॉटी के बाद, जस्ट 10-12 ट्रिकल आता है पेनलेस, वो पाइल हो सकता है। अगर पेनफुल ब्लीडिंग है, आप लैट्रिन करते हो, आपको बहुत दर्द होती है और 2-4-5 कतरे आते हैं, तो वो फिशर हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल बीच बीच में मिक्स के स्टूल के साथ ब्लड आता है, तो हो सकता है वो रेयरली कभी रेक्टल एनोरेक्टल कैंसर हो सकता है। तो ये है कोलॉनिक। तो ओवरऑल जो फैक्टर्स हमने देखने हैं, हमने देखना है हमारा सिम्टम तो नहीं कोई है, हमें बहुत ज्यादा जैसे हम बहुत ज्यादा तो नहीं कर रही, कोई बहुत ज्यादा रेक्टल ब्लीडिंग, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, हमारा एचबी तो नहीं कम हो रहा है बहुत ज्यादा, हमारी वेट लॉस तो नहीं हो रहा, हमारे जैसे कोलोरेक्टल के लिए ऑल्टर्ड बाउल तो नहीं है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी लूज मोशन होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी लूज मोशन, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग ब्लॉटिंग तो नहीं होती है, जब खाना खाते हैं 1-2 घंटे के बाद पेट फूल जाता है,
या कहीं लोकलाइज साइड पे भारीपन तो नहीं होता। तो ये सब चीजें, ब्लीडिंग, ऑल्टर्ड बॉवल्स, थोड़ा लॉस ऑफ वेट, एनीमिया, अगर बहुत ज्यादा एनीमिया तो हो सकता है वो राइट साइड कोलोनिक ट्यूमर हो, अगर पेन होती है तो हो सकता है लेफ्ट साइड हो। तो ये सब चीजें सिम्टम्स हमें ध्यान से, स्टोमक का तो हम डिस्कस कर चुके हैं सिम्टम क्या है, तो ये कोलोरेक्टल डिजीज के सिम्टम है, इनको हमने थोड़ा सीरियसली लेना है। तो डॉक्टर के पास जाना है, अगर मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा नहीं भाई तेरे को पाइल है तो दवाई खा, और मोस्टली हम 80-90% हेमरॉइड्स को भी हम दवाई से ठीक करते हैं, फिशर को भी रेयरली हम ऑपरेट करते हैं अगर जरूरत पड़े तो अगर हमें लगता है डाउटफुल नहीं यार इसको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, देयर इज सम अदर, वो तो फिजिशियन या वो तो सर्जन ही देख पाएगा, तो हम उसको कोलोनोस्कोपी करा लेते हैं, इजीएस्ट है। आप भी सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी अगर कुछ आता है तो वी प्रोसीड, अगर नहीं आता तो ही रिमेन्स ऑन द मैनेजमेंट। तो ओवरऑल सिम्टम्स यही हैं, जैसे एपिगैस्ट्रिक में पेन हो, वॉमिटिंग, नॉशिया, ब्लोटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, अनवेलनेस, तो कोलोनिक ट्यूमर्स में ब्लीडिंग हो गई, फ्रीक्वेंट लूज मोशन, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स हो गए, ब्लोटिंग हो गई, पेन हो गई, एनीमिया हो गया, ये सब चीजें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी के इफेक्ट, इसको हमने सीरियसली लेना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम कैसे, क्या चीजें हम जो हम कर सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ना बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाइट पे कंट्रोल करिए, वेट पे कंट्रोल करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपना वेट ना बढ़ने दें, डाइट पे कंट्रोल करिए। फाइबर, मैं 3F का मैं हमेशा जिक्र करता हूं, 3Fs इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रूट, फ्लूइड एंड फाइबर। टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स, टेक लॉट ऑफ फाइबर, टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, है ना, बीच बीच में मल्टीविटामिन A, C वगैरह कुछ ले लिया, वो भी हेल्प करता है। फ्रूट, फ्लूइड, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक ना खाएं, ज्यादा बाहर खाना ना खाएं, अपना खाना खाएं जो घर का साफ सुथरा। दैट डजंट मीन कि बाहर नहीं जाना है, आप बाहर भी खाइए, अच्छी जगह खाइए, हफ्ते 10-15 दिन में एक बार खा सकते हैं। तो डाइट पे कंट्रोल, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, स्मोक ना करें, अल्कोहल का कंजप्शन बहुत कम करें, स्मोकिंग छोड़ दें, बिकॉज स्मोकिंग डायरेक्टली इज रिलेटेड अराउंड, indirectly to around more than 200 tumors and directly to around 60-70 tumors. So स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल बहुत कम करें, वर्कआउट करें, डाइटरी पैटर्न को सेट करें, ठीक है, डाइटरी पैटर्न को सेट, जंक ना खाए, फ्रूट फाइबर खाए, प्रोटीन डाइट खाए, कार्बोहाइड्रेट और फैट थोड़ा कम करें, प्रोटीन खाएं, फ्रूट ले, फ्लूइड ले, फाइबर ले, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद अवेयर रहें। अगर छोटा सिम्टम है दिखाइए, 95% चांसेस है आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ 5% चांसेस है वो आप फिजिशियन को दिखा सकते हैं, दैट इज द क्रक्स। चलिए, मुझे लगता है कि आज की बातचीत में जो क्रक्स निकला है वो मेन है कि अवेयरनेस हमें रखनी है, पैनिक नहीं होना है। अगर कोई चीज़ परसिस्ट करती है, एसिडिटी परसिस्ट करती है, या कोई जैसे इन्होंने कहा ब्लीडिंग परसिस्ट करती है, तो उसको हमें फिजिशियन को दिखाना है। और डॉक्टर साहब ने जैसे 3F की बात की, फाइबर, फ्रूट्स एंड फ्लूइड्स, तो वो आप लेते रहें। और इसके साथ ही हम लोग डॉक्टर साहब से विदा लेते हैं, और आप जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ताकि वो अवेयर रहें। डॉक्टर साहब हमारे पास फिर से आएंगे। अगर इस बातचीत में कुछ चीज़ रह गई हो और आप चाहते हैं कि कोई सवाल डॉक्टर साहब से किया जाए, तो हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। थैंक यू।